हमारा पॉलीमर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमने अभी की थी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस और जो स्टडी मटेरियल है प्रैक्टिस शीट, अब उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस डिस्कस करते जाते हैं और उनके आंसर्स भी डिस्कस करते जाते हैं। जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी पॉलीमर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर। ये बात हमने की थी कि पॉलीमर्स में इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है एक आपको पॉलीमर का मोनोमर याद आना चाहिए, दूसरा वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, कंडेंसेशन, एडिशन, कोपॉलीमर, होम पॉलीमर, हमने ऐसे बहुत सारे टाइप्स में थे। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन है पीवीसी कैन प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है पीवीसी को लेकर, इस पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये जो नाम है फुल फॉर्म, इसी से हमें इसका मोनोमर पता चल रहा है, दैट इज विनाइल क्लोराइड। विनाइल जो वर्ड आता है वो आता है CH2 डबल बॉन्ड CH के लिए और इसमें क्लोरीन, दैट्स बिकम विनाइल क्लोराइड। अब आते हैं हमने सेकेंड क्वेश्चन में, नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ। हमने ये बात की थी कि रबर एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें बहुत वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसे कारण ये इलास्टोमर की कैटेगरी में रखा जाता है। और नेचुरल रबर जो है वो रबर प्लांट से मिलता है और एक गम प्लांट से मिलता है, और दोनों ही जो प्लांट्स हैं ये जो रबर देते हैं इनकी मोनोमरिक यूनिट जो होती है वो होती है आइसोप्रीन, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी कॉमन नेमिंग है आइसोप्रीन और हम इसे कायोपेसी नाम भी दे सकते हैं, दैट इज 2-methyl 1,3 नेचुरल रबर की जो मोनोमरिक यूनिट है आइसोप्रीन, ये इसकी कॉमन नेमिंग हो गई और इसकी IUPAC नेमिंग हो गई, और इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा। और हम इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इसमें स्ट्रक्चर पूछा गया, द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ द नेचुरल रबर। यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं आप देख सकते हैं A, B और C और D, उसमें A ऑप्शन में यही स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इस हिसाब से 21 क्वेश्चन का आंसर हो गया A। फिर नेक्स्ट हम आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। ये जो रबर होता है इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये अपनी नॉर्मल लेंथ के कई गुना ज़्यादा तक ये खींचा जा सकता है। इसका मतलब इसके बीच में जो अट्रैक्शन काम कर रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है, वो है वीक अट्रैक्शन। उसी में सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24, इन इलास्टोमर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द इलास्टोमर वर्ड इज कम फ्रॉम इलास्टिसिटी, the property which is possessed by polymer rubbers, and the attraction is very weak, that is B option, van der Waals force of attraction। 24 क्वेश्चन नंबर के बाद यदि हम 29 नंबर क्वेश्चन देखें, ब्यूना S इज अ पॉलीमर, और इसका जिक्र साथ में इसलिए किया जा रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन है ब्यूना S पॉलीमर जिसका जिक्र किया गया है। It also rubber, but it is a synthetic rubber। इसे सिंथेटिक रबर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इस रबर को बनाने के लिए हमें लैब में एक रिएक्शन करानी पड़ती है। दिस नेम इज कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ इट्स मोनोमर, दैट इज ब्यूना एंड S। ब्यू स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन, वी आर टेकिंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटाडाइन, which is reacting with n number of molecules styrene, in presence of sodium। सिंथेटिक रबर ब्यूनामस इज अ पॉलीमर। सवाल है उसका D ऑप्शन हो गया, ब्यूटाडाइन इसका मोनोमर है,
और साथ में स्टायरीन भी मोनोमर। दोनों नेचुरल है चाहे सिंथेटिक है, दोनों ही रबर की कैटेगरी में आएंगे, इलास्टोमर कैटेगरी में आएंगे। और इलास्टोमर्स पे अट्रैक्शन काम करता है, वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ फ्रॉम 29 वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग रबर इज अ नॉट पॉलीडाइन। अगर आप रबर के जितने भी एग्जाम्पल देखते हैं, ब्यूटाडाइन देखा, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, आइसोप्रीन है, क्लोरोप्रीन है, सब में ही पाई बॉन्ड काम करता है। मगर यदि हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखिएगा नाइट्राइल रबर, पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन। इसमें जो थायोकोल है उसका मोनोमर ये था। एक था हमारा मोनोमर इथिलीन क्लोराइड और एक था सोडियम पॉलीसल्फाइड। और इन दोनों के जो मोनोमर है इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 47। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का सवाल है द मोनोमर ऑफ द नेचुरल रबर। अभी हमने डिस्कस किया था नेचुरल रबर सेकेंड लाइन में एग्जाम्पल में, और जो क्वेश्चन नंबर 21 जो था उसमें उसका स्ट्रक्चर दिया गया था। और जो क्वेश्चन नंबर 47 हम डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन नंबर 47 में उसका नाम पूछा गया है, और नाम हम देख चुके हैं, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। और क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो गया डी। 47 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक रबर मोनोमर। तो ये एक नेचुरल रबर है, ये एक सिंथेटिक रबर है। 29 क्वेश्चन नंबर में हमने डिस्कस किया। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, जिसमें जो सिंथेटिक रबर होता है इसे नियोप्रीन कहा जाता है। उसका मोनोमर पूछा गया है, तो उसका मोनोमर होता है ये। और हम कंपेयर करें तो नेचुरल रबर में जहाँ सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन लगा होता है। इट्स नेम इज क्लोरोप्रीन। बी ऑप्शन हो गया, द मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर इज बी, दैट इज क्लोरोप्रीन। और जो डी ऑप्शन दिया तो नेचुरल रबर का मोनोमर है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 निकालिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलास्टोमर। ये जितने भी हम रबर्स की वैरायटी देख रहे हैं दे ऑल आर इलास्टोमर्स, वेदर इट्स नेचुरल रबर, आइसोप्रीन, ब्यूनास, नियोप्रीन। तो इलास्टोमर इज कम्स फ्रॉम इलास्टिसिटी। बैकेलाइट इलास्टोमर नहीं होता, याद करें ये थर्मो सेटिंग में आता है। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक में आता है। नायलॉन सिंक्स फाइबर का एग्जाम्पल है, तो हमारा कैटेगरी है नेचुरल रबर। द आंसर इज डी। 58 क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, द मोनोमर ऑफ ब्यूना एस पॉलीमर। अभी हमने बात की कि ये रहा ब्यूना एस, उसके मोनोमर्स जो होते हैं वो होते हैं ब्यूटाडाइन और स्टायरीन। 62 क्वेश्चन नंबर के बाद में अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर इज कॉल्ड। ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसमें इलास्टिसिटी कम होती है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, बहुत गमी होता है, जिसे कह सकते हैं स्टिकी, चिपचिपा सा होता है। और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा उसमें सल्फर मिला देते हैं, और ये जो सल्फर है क्रॉस लिंक क्रिएट करता है। और ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बनाता है, तो थोड़ा हार्ड भी बनाता है, और साथ में इसकी इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव करता है। इस हिसाब से हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, दैट इज वुल्केनाइजेशन। हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस की बात कर ली। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। रबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और 3 में पूछा गया है पॉलीथीन रीजन ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ।
यहाँ पॉलीथीन के बारे में पूछा गया है, जो कि एक एडिशन पॉलीमर होता है, पाई बॉन्डिंग होती है इसमें। इसका मोनोमर होता है इथीन, IUPAC में कॉमन नेमिंग इथाइलिन। और ये पाई बॉन्डिंग जब इसमें टूटती है तो बनता है इस तरह CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये पॉलीथीन हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। और यदि हम 61 क्वेश्चन पे जाए तो इसका नेचर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक। पहला बैकेलाइट थर्मोसेटिंग होता है, नायलॉन 6 सी ऑप्शन वो फाइबर होता है, नेचुरल रबर अभी हमने पढ़ा इलास्टोमर होता है। तो ये आया पॉलीथीन जो कि थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक की खासियत होती है कि अगर हम इसे गर्म करें तो ये मेल्ट हो जाता है, ठंडा करें तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, और हम इसे बार बार इस तरह इंटरचेंज कर सकते हैं। और इसकी फ्यूजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वर्केबल एक्सटेंड तक हम इसमें प्लास्टिसाइजर्स भी ऐड कर सकते हैं। और इसी में यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये इसी में वो यूज़ किया जाने वाला कैटलिस्ट है, ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट। जो दो चीज़ का मिक्सचर होता है, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। और इसमें ये ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया गया है, तो फोर्थ का आंसर हमारा हो गया सी। थर्ड क्वेश्चन में हमने प्लास्टिक के बारे में बात की। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, अभी हम जब नेचुरल रबर की बात कर रहे थे तो उसमें इलास्टोमर के ऑप्शंस में बैकेलाइट लिखा था, हमने कहा था वो थर्मोसेटिंग होता है। फिर अभी जब हमने पॉलीथीन की बात की, जब उसकी कैटेगरी में डिस्कस की, तो भी बैकेलाइट ऑप्शन है, हम थर्मोसेटिंग कहते हैं। तो जो बैकेलाइट है वो बनता कैसे? बैकेलाइट को बनाने के लिए सबसे पहले मोनोमर लिया जाता है, दैट इज फिनॉल। उसकी रिएक्शन कराई जाती है फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, आपको एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ने के लिए मिलती है। और ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जब ये पाई बॉन्डिंग टूट जाती है तो हमें दो वैलेंसी बनती है, खाली कार्बन की तरफ से, ऑक्सीजन की तरफ से। ये यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होती है ऑर्थो और पैरा पोजिशन में, क्योंकि इस OH ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कहते हैं। और ये दोनों जुड़ जाते हैं इस तरह, एक ऑर्थो पोजिशन पे CH2O और ऑर्थो पोजिशन से जो हाइड्रोजन निकला होता है वो इससे मिल जाता है, तो CH2OH हो जाता है। एक बार यही प्रोसेस पैरा पोजिशन पे होती है। तो ये इसके मोनोमर फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो बैकेलाइट का जो क्वेश्चन है 14, उसका आंसर हो गया बी, दैट इज फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक क्या होती है? इस तरह की जो लंबी चेन बनती है, उन लंबी चेन में यदि कोई साइड चेन निकली हो जो इसे जोड़ने में मदद कर रही हो, जैसे कि हमने वल्कनाइजेशन में डिस्कस किया था, देन दीज साइड चेन्स आर कॉल्ड क्रॉस लिंक। ये पॉलीमर थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में तो आता ही है, क्योंकि एक बार सेमी सॉलिड स्टेट में सॉलिडिफाई हो जाए तो हम इसे रीमेल्ट नहीं कर सकते थर्मोप्लास्टिक की तरह। ये स्टेप ग्रोथ और कंडेंसेशन की कैटेगरी में भी आता है। स्टेप ग्रोथ क्योंकि जब इस तरह हम पहले छोटी छोटी यूनिट बना लेते हैं AB, फिर बाद में इन्हें जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेप। पहली स्टेप में छोटी छोटी यूनिट, देन सेकेंड स्टेप में आपस में जोड़ना। उसी तरह सबसे पहले ये ऑर्थो जो ग्रुप्स है ये आपस में जुड़ जाते हैं पहली स्टेप में, और ऐसे जुड़ते वक्त वो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हैं। तो यहाँ से OH पोर्शन जाता है, यहाँ से H पोर्शन जाता है। तो क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। और जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं वो स्टेप ग्रोथ का एग्जाम्पल होते हैं। पहली स्टेप में तो
इस तरह लीनियर चेन बनेगी। और उसके बाद में एंड में ये आपस में पैरा से अटैच हो जाएंगे। तो ये जो पैरा का CH2 है क्रॉस लिंक का काम कर रहा है। ये क्रॉस लिंक हमेशा सब्सटेंस की हार्डनेस और ब्रिटलनेस बढ़ा देती है। देयरफॉर बैकेलाइटिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्ड एंड ब्रिटल पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे थे 52 का ऑप्शन है 52 एंड 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो बैकेलाइट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। 56 के बाकी ऑप्शन देखिए, ये भी देखते हैं कौन किस कैटेगरी में आता है। नायलॉन 6 आता है फाइबर की कैटेगरी में, टेनिलिन आता है थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में, पॉलीथीन आता है थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में, और बैकेलाइट आता है थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में। तो 56 का ऑप्शन हो गया सी। इसके अलावा यहीं पर हमें क्वेश्चन देखते हैं 52 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज हार्ड। तो ये जो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं ये हमेशा हार्ड और ब्रिटल होता है। तो ये ऑप्शन लीनियर नहीं है, ब्रांच नहीं है, थर्मोप्लास्टिक नहीं, तो आया ऑप्शन बी क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 36, 52, 56 में हमने सारे डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 36 हमने देखा था जिसको हमने स्टार्ट किया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर। बैकेलाइट इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर, और जो क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं वो हार्ड होते हैं। 52 में डिस्कस किया हम लोगों ने। हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 में नायलॉन थ्रेड की बात की कि नायलॉन थ्रेड आर मेड अप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15, जो नायलॉन पॉलीमर्स होते हैं ये लंबे थ्रेड की तरह होते हैं और इसलिए ये फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। इनमें काम करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है वो अमाइड बॉन्ड के कारण आती है। और इस अमाइड बॉन्ड को समझने के लिए अगर हम एग्जांपल लें नायलॉन 6,6 का, इसे 6,6 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें दो मोनोमर्स है, दोनों में ही 6-6 कार्बन है। तो जो पहला मोनोमर है वो है एडिपिक एसिड जिसमें 4 मिथिलीन ग्रुप है, 2 COH ग्रुप है, 6 कार्बन होगा टोटल। और एक जो है वो हेक्सामेथिलीन डाइमीन है। और जैसे कि मैंने बात की कि अमाइड बॉन्ड जो इसमें आता है उसकी वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। तो यहाँ से OH लॉस्ट होगा, यहाँ से H तो बनेगा वाटर, यहाँ से OH लॉस्ट होगा तो ये होगा सिंगल OC CH2 4 टाइम्स CO। यहाँ आया NH CH2 4 टाइम्स NH, और ये जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड अमाइड बॉन्ड। और ये देखें तो इस तरह होता है जिसमें पोलैरिटी आ जाती है, और ये जो है बॉन्ड ये नेक्स्ट के हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा क्योंकि इस तरह की लंबी चेन्स है। तो यहाँ जो चेन है इसमें एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ अमाइड, अमाइड हाइड्रोजन, तो इस तरह इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। एक ये है और इसके नीचे है। तो क्वेश्चन नंबर 15 नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ। तो अगर आप सी ऑप्शन देखें तो लिखा हुआ है पॉलीअमाइड पॉलीमर, क्योंकि ये अमाइड लिंकेज बार बार रिपीट हुआ है, दैट इज कॉल्ड पॉलीअमाइड। नाउ वो में क्वेश्चन 223 जो कि नायलॉन पे बेस्ड है। अ पॉलीमर कंटेनिंग नाइट्रोजन इज। पहला बैकेलाइट, बैकेलाइट हमने अभी देखा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे। डेक्रोन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 17 पे जाइएगा, उस क्वेश्चन नंबर 17 आगे डिस्कस होगा। उसमें अगर आप देखें तो टेरेथैलिक एसिड इथिलीन ग्लाइकॉल होते हैं जिसमें भी अगेन ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कहीं नाइट्रोजन नहीं है। रबर अभी हमने देखा आइसोप्रीन, ब्यूनास, इनमें नाइट्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन आया डी
नायलॉन 6 क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। और सवाल भी ये पूछा गया है कि पूछा गया है कि इनमें से किस में नाइट्रोजन है। 23 ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीअमाइड। अगेन टेफ्लॉन, टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथीन, कार्बन है, फ्लोरीन है उसमें। टेरिलीन जो है वो पॉलिएस्टर है जिसमें ईस्टर की बॉन्डिंग होती है। और अभी बैकेलाइट देखा जिसमें मिथिलीन ग्रुप जो अटैच करता है। अभी नायलॉन 6 देखा हमने, इसमें अमाइड बॉन्डिंग होती है। तो ऑप्शन हो गया 27 का बी। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कैप्रोलैक्टम। जो कैप्रोलैक्टम है जिसके बारे में बात की, इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नायलॉन, इट्स नायलॉन 6। ये होमोपॉलीमर है, इसमें एक ही तरह का मोनोमर है। और कैप्रोलैक्टम एक रिंग होती है, 6-7 मेंबर्स होते हैं जिसमें एक नाइट्रोजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक उसमें NH होता है। ये है कैप्रोलैक्टम। पहले इससे बनाने के लिए, कैप्रोइक एसिड बनाने के लिए इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, वाटर दिया जाता है इसको। और यदि हम इसे वाटर देते हैं तो इसे OH पोर्शन मिलेगा, इसे H पोर्शन मिलेगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा COH। ये C डबल बॉन्ड हो, वैसे OH दे दिया। 1 2 3 4 5 मिथिलीन ग्रुप है इसमें और एक तरफ है NH। ये बन गया कैप्रोइक एसिड। क्योंकि इसमें 6 कार्बन है इसलिए इसको नायलॉन 6। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कैप्रोलैक्टम इज नायलॉन 6। तो हमारा 33 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। और यदि क्वेश्चन नंबर 28 हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन होमोपॉलीमर। कंडेंसेशन इसलिए क्योंकि अगर आप इसे जोड़ेंगे तो अगेन इसके पास कोई पाई बॉन्डिंग नहीं होने के लिए ये OH देगा, ये H देगा। मतलब इसके फॉर्मेशन के टाइम में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। कंडेंसेशन पॉलीमर उन्हें कहते हैं जिनमें बॉन्डिंग के दौरान कोई मॉलिक्यूल रिमूव हो, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। और ये होमोपॉलीमर भी है साथ में, क्योंकि हमने एक ही तरह का मोनोमर इसमें यूज़ किया है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कंडेंसेशन होमोपॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिएगा जो पॉलीमर दिया है वो ये दिया हुआ है COCH2 6, यहाँ पे 6 और 8। ओके, यहाँ पे इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर यूज़ किया गया क्वेश्चन नंबर 37 पे। और अगर हम उसे ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा है, NH CH2 6 टाइम, यहाँ पे 6 कार्बन है, NH। नेक्स्ट इसकी बॉन्डिंग है CO CH2 4 CO। इसमें 6 कार्बन है, therefore it is नायलॉन 6। इसमें 6 कार्बन नायलॉन 6, ये पहला और ये दूसरा पार्ट। तो ये पूछा गया है कि किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। तो ये कोपॉलीमर है क्योंकि इसे बनाने के लिए हमने 2 मोनोमर लिए हैं, एक एडिपिक एसिड और एक हेक्सामेथिलीन डाइम। होमो ने कहते हैं जिनमें एक ही तरह का मोनोमर होता है, इसे को कहा क्योंकि इसमें 2 मोनोमर यूज किए। इस तरह हमारे जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसका आंसर हो गया सी कोपॉलीमर, क्योंकि हमने देखा अभी नायलॉन 6 का फॉर्मेशन में इसमें 2 तरह के मोनोमर यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोपॉलीमर। डी ऑप्शन अगेन नायलॉन 6 कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें 2 मोनोमर्स यूज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अमाइड लिंकेज। ये जो जितने भी नायलॉन्स है सब में अमाइड की बॉन्डिंग है, therefore it is अमाइड लिंकेज।
क्वेश्चन नंबर 60, which of the following is a fiber? अभी हमने बात की nylon are the category which belongs to the fiber because they are long thread which has a attraction of hydrogen bonding that provide the high tensile strength and low solubility, high melting point. Then answer is nylon 6 क्योंकि वो fiber का example है. Now question number 9. Interparticle forces present in nylon 6 are. 4 अट्रैक्शन दिए, वेंडरवॉल वो तो इलास्टोमर होते हैं. सी ऑप्शन है डायपोल डायमोल अट्रैक्शन, वो पॉलीस्टर से मिलता है. बी ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अभी हमने देखा था ये जो बॉन्ड्स होते हैं इसकी नेगेटिव अगले जो चेन है उसका NH बॉन्ड आपस में, एक का NH और एक का C डबल बॉन्ड हो, ये आपस में बना देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ऑप्शन हो गया हमारा बी, 9th का बी. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच? नियोप्रिन जो दिया है उसके आगे जो ऑप्शन दिया है वो क्लोरोप्रिन का दिया है. क्लोरोप्रिन का मोनोमर होता है वो. नायलॉन 6 जो दिया है उसमें 2 मोनोमरिक यूनिट बताई गई हैं, हेक्सामेथिलीन डायमीन और साथ में सेकेंड वाले में. अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच है क्योंकि नियोप्रिन का जो मोनोमर होता है वो क्लोरोप्रिन होता है, वही दिया गया है. थर्ड ऑप्शन टेरिलीन याद करें तो पॉलीथीन ग्लाइकोल और टेरिथलिक एसिड होता है, वही दिया गया है. PMMA का मोनोमर होता है पॉलीमिथाइल मैथाक्राइलेट जो कि एक ईस्टर्स होता है, वो भी दिया गया है. परंतु यदि नायलॉन 6 के मोनोमर में देखें और अगर आप एंड में देखें तो वहाँ COO दिया है, जबकि याद कीजिएगा इस फॉर्मेशन के दौरान ये OH लॉस्ट हो जाता है और इस OH के लॉस्ट होने का नहीं COO नहीं हो सकता, इट शुड बी CO. और आप नोटिस करें तो बी ऑप्शन में जहाँ वो ख़त्म हो रहा है वहाँ CO देने की जगह COO दे रखे हैं, इसका मतलब वो ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है. तो ये जो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो नायलॉन से रिलेटेड था जो कि फाइबर की कैटेगरी में आता है, उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16. और उसमें सवाल पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर. में 2 तरह के पॉलीमर पढ़े थे. वन इज चेन ग्रोथ पॉलीमर and another is step growth polymer. चेन ग्रोथ पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में ये फ़र्क था कि अगर इस तरह A B इस तरह की चेन बढ़ते जा रहा है, इट इज कॉल्ड चेन ग्रोथ. और यदि हम छोटे छोटे इस तरह की यूनिट बना दें, जैसे हमने बैकेलाइट में भी डिस्कस किया था, दैट्स फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, और फाइनली मान लीजिए हम इनके बीच में क्रॉस लिंक क्रिएट कर रहे हैं लास्ट स्टेप में, दैट्स कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. और जितने भी चेन ग्रोथ पॉलीमर्स होते हैं दे आर एडिशन पॉलीमर जिनमें पाई बॉन्डिंग होती है, और जितने भी स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है पर पाई बॉन्डिंग नहीं होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स और एस्टर जैसे मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं. सवाल पूछा गया इनमें से कौन सा चेन ग्रोथ है जिसमें एडिशन होगा स्टार्च. स्टार्च एक बायोलॉजिकल पॉलीमर है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है अल्कोहल्स के बीच में, तो फंक्शनल ग्रुप में वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट होता है. न्यूक्लिक एसिड भी एक बायोपॉलीमर्स है जिसमें पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसमें भी मॉलिक्यूल का रिमूव होता है OH के बीच में. प्रोटीन में भी अमाइन लिंकेज होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होता है. पर जो पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन जो होता है उसका मोनोमर देखें तो ये होता है, तो इसे पाई बॉन्डिंग है तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा, और यदि एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा तो ये चेन ग्रोथ का एग्जांपल हो गया. तो 16 का आंसर हो गया सी. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर. अगेन उससे पाई बॉन्डिंग होनी चाहिए. नायलॉन 6 अभी हमने देखा कैप्रोलेक्टम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है.
ग्लिप्टल जो होता है उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है ईस्टर फॉर्मेशन के दौरान। ये इसके मोनोमर्स दिए हुए हैं। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 17 में जहाँ टेरिलीन बन रहा है उसमें आप देख रहे हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल टेरेथैलिक एसिड है, ईस्टर फॉर्मेशन है। और ईस्टर फॉर्मेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन में डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी रिमूव होगा। जहाँ तक टेरिलीन है वो भी एक पॉलिएस्टर है, ग्लिप्टर भी पॉलिएस्टर है, और ईस्टर जो बॉन्डिंग होती है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में होती है, जो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। बच्चा ऑर्लोन, और अगर हम ऑर्लोन की बात करें क्वेश्चन नंबर 45, ऑर्लोन जो होता है वो विनाइल साइनाइड से बनता है। और अगेन क्योंकि उसमें पाई बॉन्डिंग है तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा, और जितने भी एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं वो चेन ग्रोथ का एग्जाम्पल होते हैं। तो 45 का आंसर हुआ ए। 46 में जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होने के लिए कंडेंसेशन शो करना चाहिए। पहला ऑर्लोन एडिशन का एग्जाम्पल है। टेफ्लॉन, अगर आप टेफ्लॉन की बात करें उसमें भी पाई बॉन्डिंग है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 पाई बॉन्डिंग है, तो अगेन वो शो करेगा एडिशन और वो चेन ग्रोथ का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर स्टायरीन, स्टायरॉन जिसे लिखा हुआ है ये स्टायरीन, इससे भी पाई बॉन्डिंग है। तो बचा हमारा एक ऑप्शन टेरिलीन, जिसमें ईस्टर बॉन्डिंग होती है और ईस्टर बनता है दो फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन से, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वो बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, तो कंडेंसेशन की कैटेगरी में आ गया। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो जो 46 क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया बी। इससे रिलेवेंट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। सारे पॉलीमर के एडिशन होते हैं, नहीं, ऑप्शन गया। सारे का कंडेंसेशन होते हैं, ऐसा भी नहीं है, वो ऑप्शन भी गया। सारे कोपॉलीमर नहीं होते हैं, नहीं, दो तरह के होते हैं, होमो कोपॉलीमर, बोथ एडिशन एंड कंडेंसेशन। पॉलीमर एडिशन भी हो सकता है यदि पाई बॉन्डिंग है, और कंडेंसेशन भी हो सकता है यदि उसमें पाई बॉन्डिंग की जगह फंक्शनल ग्रुप्स हैं सिर्फ। तो ऑप्शन हो गया हमारा 6 का डी। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बेबी फीडिंग बॉटल्स आर जनरली मेड अप ऑफ। इसका ऑप्शन है ई, पॉलीस्टायरीन। दीज आर द स्टायरोन्स और पॉलीस्टायरीन विच आर मेड अप ऑफ स्टायरीन। और अगर आप इसके एप्लीकेशंस याद करें तो हमें टीवी का कैबिनेट्स हो गया, टॉयज़ हो गया, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स हो गया, इन सब में एप्लीकेशन, फूड कंटेनर्स हो गया, उन सब के बनाने में इसके एप्लीकेशन की बात की थी। जो बॉटल्स आती है ट्रांसपेरेंट वो भी स्टायरीन की बनी हुई होती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया डेक्रॉन जो होता है पॉलिएस्टर, उसका मोनोमर कौन है। डेक्रॉन जिसे टेरिलीन के नाम से भी जानते हैं, और इसके दो मोनोमर रहते हैं, एक तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ये पॉलिएस्टर होता है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड से बॉन्डिंग करने की, एक है टेरेथैलिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरह ये देता है H, ये देता है OH, और इनके बीच बन जाती है ईस्टर बॉन्डिंग। ये OH दे रहा है, ये H दे रहा है, तो ये O CH2। तो ये है टेरिलीन का मोनोमर, और जो ऑप्शंस है उनमें सी ऑप्शन इसके साथ मैच करा, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है वो ग्लिप्टल का है, सेकेंड ऑप्शन नायलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम है, और डी ऑप्शन टेट्राफ्लोरोईथीन टेफ्लॉन का मोनोमर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ईस्टर लिंकेज। तो वही ऑप्शन टेरिलीन, और ये रहा ईस्टर लिंकेज। तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं 53, नायलॉन अमाइड लिंकेज होता है, बैकेलाइट में CH2 बॉन्डिंग होती है जुड़ने में, PVC जो है वो पॉलीथीन की तरह पाई बॉन्डिंग छोड़ के जुड़ता है, तो आंसर हुआ सी टेरिलीन। और क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 जो है, टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, ये पूछा गया किस किस का पॉलीमर है। तो मोनोमर एक तो हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल, और एक जो क्वेश्चन एक ऑप्शन हो गया टेरेथैलिक एसिड, डी ऑप्शन। जो बाकी ऑप्शन देखे हैं अगर देखें उनको, तो थैलिक एसिड जो है वो डेक्रोन टेरिलीन का नहीं होता है, वो ग्लिप्टल का होता है, और सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड हम मोनोमर्स के रूप में नहीं यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और उससे रिलेवेंट क्वेश्चन 53 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 25 पे आए तो हमने बायोलॉजिकल पॉलीमर की बात की है। बायोलॉजिकल पॉलीमर में नेचुरल रबर आता है, सेलुलोज आता है और स्टार्च आता है। तो PVC सिंथेटिक है, नायलॉन 6 सिंथेटिक है, पॉलीथीन सिंथेटिक है, तो आंसर हो गया सी सेलुलोज। और क्वेश्चन नंबर 43 पे आए तो वो भी पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, टेरिलीन सिंथेटिकली बनाते हैं और लॉन सिंथेटिकली बनाते हैं, डेक्रोन भी सिंथेटिकली बनाते हैं, तो आंसर हो गया सी दैट इज स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 43 पे आए तो अगेन वही पूछा गया स्टार्च के बारे में पूछा गया किसका पॉलीमर। तो जो स्टार्च है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसकी बॉन्डिंग जो होती है वो ग्लाइकोसिडिक होती है, और ये आप बायोमोलिक्यूल्स करके जो चैप्टर उसमें देख सकते हैं। ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, उसमें ये OH नीचे लिखा होता है, इसलिए इसे अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, जो कि पहला कार्बन है। यहाँ CH2OH की पोजीशन फिक्स होती है, और आप कह सकते हैं इसकी आइडेंटिटी ये है, इसमें एक नीचे होता है OH, एक ऊपर और एक नीचे, ये इसकी आइडेंटिटी। तो जब ये स्टार्च बनाता है, बिल्कुल आइडेंटिकल ग्लूकोज यूनिट, स्टार्च या सेलुलोज की बात करें, तो ये 4th कार्बन है जिसमें OH इस तरह अटैच है, और इसमें मैंने कहा ये पोजीशन नहीं चेंज हो सकती है, नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे है। ये अल्फ़ा इसलिए OH नीचे रहेगा, इसकी वैरायटी बीटा भी होती है, इसमें OH ऊपर होता है, मतलब इसकी पोजीशन तो चेंज कर सकती है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते आप। इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप बायोमोलिक्यूल बनाना सीखेंगे। ये भी कंडेंसेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यूज़ कर देते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करके जो इनमें बीच में बॉन्डिंग आती है, इट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। हम ये कह सकते हैं दिस बॉन्डिंग इज बिटवीन फर्स्ट एंड 4th कार्बन। बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये अल्फ़ा मोनोमर से बना हुआ है, क्योंकि दोनों में ही फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन नीचे है, उसके जो मोनोमर है वो अल्फ़ा है। तो ए ऑप्शन हो गया जो बता रहा है कि स्टार्च जो है ग्लूकोज से बना होता है। और क्वेश्चन नंबर 51 और 57 हम देखें तो 51 में पूछा गया स्टार्च में कौन सी बॉन्डिंग होती है, दैट 1,4 बॉन्डिंग। बी ऑप्शन देखिएगा, अल्फ़ा वैरायटी ली गई, मोनोमर्स की बीटा नहीं है, और इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक। एंड सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड इन 57 क्वेश्चन। सेलुलोज में कौन सी बॉन्डिंग होती है? सिमिलर 1,4 बॉन्डिंग। बस स्टार्च और सेलुलोज में आप लोग ब्रांचिंग का फ़र्क देखेंगे कि स्टार्च के कंपेयर में सेलुलोज में ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्टार्च जहाँ स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है प्लांट्स का, वहीं पर जो सेलुलोज होता है वो वॉल बनाता है। अब इसके डिटेल स्टडी कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, और क्योंकि दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स, इसलिए यहाँ डिस्कस कर लिया गया है। तो मैंने बताया किस तरह 1,4 बॉन्डिंग होती है, किस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक कहते हैं, और क्योंकि ये जितने भी ग्लूकोज होते हैं वो अल्फ़ा होते हैं, फिर इसका अल्फ़ा लिंकेज। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 43, 44, 51, 57, 25, ऑल दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अब साथ में पढ़ सकते हैं इनको। बात है क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें कुछ टर्म दिए गए हैं, पहले वो क्लियर करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज आइसोटैक्टिक, द सेकेंड इज सिंडायोटैक्टिक, और लास्ट है एटैक्टिक। तो जैसे हमने पढ़ा है कि नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं वो ज़्यादा डिस्पर्स होते हैं, एक जैसे होमोजेनस नेचर रखते हैं, परंतु सिंथेटिक नहीं होते, इसलिए उनका PDX से ज़्यादा आता है। उसी तरह वो सिस और ट्रांस वैरायटी में आते हैं। उसी तरह ये तीनों नाम भी कहीं ना कहीं उसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉन्ड ऐसे ही बना है तो उसे कहते हैं वेज बॉन्ड, और ये माना जाता है ये आपके पेपर के बाहर से साइड है। और यदि इसे तो इसे कहते हैं डैश बॉन्ड, तो ये है वेज बॉन्ड जो पेपर के फ्रंट में है, या डैश बॉन्ड जो बैक साइड में है। और यदि ये दोनों साथ में ड्रॉ है, मतलब एक फ्रंट पेपर के फ्रंट में और एक बैक में, तो जो ब्रांचेस निकली होती है पॉलीमर, अगर वो सबकी सब वेज से शो हो रही है, या वो सबकी सब डैश से शो हो रही है, इसका मतलब या तो सारे ग्रुप एक ही जगह पेपर के फ्रंट में निकले हुए हैं या पेपर के बैक में निकले हुए हैं, और क्योंकि सिमिलर है देयरफॉर दे आर कॉल्ड आइसोटैक्टिक। सिनडायो टेक्निक में हमें एक तरह का कोरिलेशन, एक सिमेट्रिकल रिलेशन दिखाया जाता है कि एक फ्रंट में होगा और एक बैक में होगा। सिमिलर तो नहीं है पर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जैसे एक रेगुलरिटी होती है वैसी दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड सिनडायो टेक्निक। मगर यदि आप देखें इन ग्रुप का हैप्पीजॉइड अरेंजमेंट है जो कि सिंथेटिक पॉलीमर में देखने को कुछ नहीं कह सकते, दो हो सकता है फ्रंट में हो, फिर एक बैक में हो, फिर एक फ्रंट में हो, कोई होमोजेनस नेचर नहीं, दैट इज कॉल्ड एटैक्टिक। तो जो ब्रांचेस निकली होती हैं वो किस तरह अरेंजमेंट शो कर रही हैं, क्या वो सारी एक जैसी अरेंजमेंट शो कर रही हैं या डिफरेंट अरेंजमेंट भी हैं तो एक रेगुलरिटी मेंटेन है, या फिर वो सिंथेटिक एग्जाम्पल है जो एटैक्टिक है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, हैप्पीजॉइड अरेंजमेंट है, कोई पेपर के फ्रंट में है कोई बैक में है। क्योंकि हम जानते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन्हें हम पेपर पे ड्रॉ कर तो रहे हैं पर एक्चुअली ये पेपर के बाहर भी होते हैं, पेपर के पीछे भी अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा जाए तो। इससे 3 वैरायटी होती है, आइसोटैक्टिक सारे एक डायरेक्शन में साइंस, या तो पेपर के बाहर या पेपर के पीछे। सिनडायो टेक्निक अल्टरनेट, एक पेपर के बाहर एक पेपर के पीछे जिसमें एक रेगुलरिटी मेंटेन है, और एटैक्टिक कोई रेगुलरिटी मेंटेन नहीं, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, 3 आगे 2 पीछे, 4 पीछे 2 आगे, कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ सवाल पूछा गया 32 में, अगर नेचुरल रबर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराया जाए, मतलब सेमी सिंथेटिक बनाए, तो उसका आंसर है बी, एटैक्टिक हो जाएगा। क्योंकि ये जो रेगुलर पैटर्न है वो सब नेचुरल पॉलीमर में देखे जाते हैं, और अगर हम सिंथेटिकली कुछ करते हैं तो वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते, तो वैरायटी एटैक्टिक बनती है। तो ये हुए हमारे प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन। बाकी आप लोगों को जो क्वेश्चन हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, और सारा चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।